गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम F1 के रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शानदार लेक्चर। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, तो पढ़ लेता हूँ मैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? एन इंक्रीज इन द रेट एंड द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन alternating with the period of the apnea। क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? रेट एंड द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का रेट और डेप्थ बढ़ रहा है अल्टरनेटिंग विद द पीरियड ऑफ द एपनिया। किसके साथ? एपनिया के पीरियड के साथ। पहला ऑप्शन क्या आएगा? स्ट्रिडोर, चेन स्टॉक रेस्पिरेशन, पॉलिपनिया और लास्ट वन इज द विजिंग। तो आइए पहले तो हम एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या पूछा गया है। तो पहले स्टीरोड के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो पहले स्ट्रीडोर के बारे में देख लेते हैं। स्ट्रीडोर क्या है? स्ट्रीडोर आपको पता होना चाहिए। स्ट्रीडोर क्या है? इट इज द एबनॉर्मल हाई पिच्ड respiratory sound produced by the irregular airflow इन ए नैरो एयरवे, यानी कि उसमें एयरवे कैसी होती है? नैरोइंग एयरवे रहती है। तो व्हाट यू मीन बाय द स्ट्रीडोर? स्ट्रीडोर क्या है? एब्नॉर्मल हाई पिच्ड रेस्पिरेटरी साउंड। वो प्रोड्यूस होता है किसकी वजह से? बाय द इरेग्युलर एयरफ्लो, यानी कि जो एयरवे होती है वो कैसी हो जाती है? नैरोइंग। किसकी वजह से होता है? अपर एयरवे का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। क्या होता है? अपर जो एयरवे है उसका क्या हो जाता है? ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से देखने को मिलेगा। तो स्ट्रीडोर तो क्या है? वन टाइप ऑफ द एब्नॉर्मल साउंड है। चलिए अब दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, पॉलिपनिया। व्हाट यू मीन बाय द पॉलिपनिया? चलिए स्टूडेंट पॉलिपनिया के बारे में देख लेते हैं। डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग। क्या होता है स्टूडेंट? डीप ब्रीदिंग देखने को मिलेगी और सेकंड वन इज द रैपिड ब्रीदिंग देखने को मिलेगी। तो दोनों आंसर पता चले। व्हाट यू मीन बाय द स्ट्रीडोर? स्ट्रीडोर क्या है स्टूडेंट? एब्नॉर्मल हाई पिच्ड रेस्पिरेटरी साउंड। प्रोड्यूस कहां से हो रहा है? इरेगुलर एयरफ्लो की वजह से। नैरोइंग एयरवे होगी और किस जगह पर होगा? अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अब पॉलिपनिया के बारे में मैंने क्या बोला? डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग होता है। अब चेन स्टॉक रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। अगली स्लाइड ले लेता हूं मैं आपको समझाने के लिए। कौन सा आएगा? चेन स्टॉक रेस्पिरेशन। चलिए वो देख लेते हैं। क्या आएगा स्टूडेंट? चेन स्टॉक रेस्पिरेशन। एक बार लिख लेता हूं मैं, चेन स्टॉक रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है? एब्नॉर्मल ब्रीदिंग होता है। क्या होता है? एब्नॉर्मल ब्रीदिंग होता है और इट इज द कैरेक्टराइज बाय, क्या होता है? इट इज द कैरेक्टराइज बाय द ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ब्रीदिंग। ग्रेजुअल इंक्रीज इन द ब्रीदिंग। क्या देखने को मिलता है? एब्नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न होता है और जो ब्रीदिंग की पैटर्न है वो क्या रहेगी? ग्रेजुअली क्या होगी? इंक्रीज रहेगी और क्या हो जाएगी? डिक्रीज। पता चला मैं क्या बोल रहा हूं? एब्नॉर्मल ब्रीदिंग रहेगी, उसमें क्या होता है? ग्रेजुअली इंक्रीज होगी शुरुआत में और उसके बाद क्या हो जाएगी? डिक्रीज। यानी कि पहले शुरुआत में कैसी रहेगी? हाई, उसके बाद लो, हाई लो। यानी कि उसका जो नॉर्मल होता है वो नॉर्मल नहीं रहता, कभी प्लस कभी माइनस, कभी ज्यादा कभी कम, ऐसा। लास्ट वन जो ऑप्शन था वो क्या था? विजिंग साउंड। चलो ये चार ऑप्शन में दो तो हमने क्या पढ़ा लिए? साउंड। फर्स्ट वन स्ट्रीडोर था और दूसरा कौन सा आएगा? विजिंग साउंड। विजिंग में क्या आएगा? हाई पिच्ड विस्लिंग साउंड। कौन सा साउंड आएगा?
विस्लिंग साउंड, विसल टाइप साउंड देखने को मिलेगा। मेड वाइल द ब्रीदिंग, जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं तब कौन सा साउंड सुनने को मिल रहा है? हाई पिच्ड विस्लिंग साउंड देखने को मिलेगा, उसे क्या बोलते हैं? विजिंग बोलते हैं। तो चलिए आइए अब एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। एमसीक्यू में क्या बोला है? इंक्रीज इनटू द रेट एंड द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन अल्टरनेटिंग विद द पीरियड ऑफ द एपनिया। चलिए स्ट्रिडोर, ये स्ट्रिडोर तो नहीं आएगा, क्यों? वो क्या है? वन टाइप ऑफ द साउंड है। और दूसरा विजिंग, विजिंग भी क्या है? विस्लिंग साउंड है, यानी दोनों ऑप्शन तो कट हो जाएंगे। पॉलिप्निया देख लीजिए, पॉलिप्निया में तो क्या होता है? डीप एंड रैपिड ब्रीदिंग, उसमें रैपिड नाम का कुछ दिया ही नहीं है क्वेश्चन में, तो पॉलिप्निया भी नहीं आएगा। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? चेंज स्टॉक रेस्पिरेशन। चेंज स्टॉक में मैंने क्या बोला था? जो भी एब्नॉर्मल ब्रीदिंग है कभी ज्यादा कभी कम, यानी कि अल्टरनेट होती है। इसमें यही लिखा है, इंक्रीज इन द रेट एंड द डेप्थ ऑफ द रेस्पिरेशन अल्टरनेटिंग विद द पीरियड ऑफ द एपनिया, यानी कि ब्रीदिंग डिफिकल्टी देखने को मिलेगी, प्लस और माइनस क्या देखने को मिलेगा? ब्रीदिंग बढ़ी जाएगी या फिर कम हो जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत पूछा भी गया है, तो प्लीज स्टूडेंट उसको ध्यान दीजिए और उसका आंसर आपको आना चाहिए। एंटीडोट पूछा है। क्या पूछा है स्टूडेंट? एंटीडोट पूछा है। किसका पूछा है? हिपेरिन का। तो देख लेते हैं। एंटीडोट फॉर द हिपेरिन, विटामिन की, एमनियोकार्पोइक एसिड, प्रोटेमाइन सल्फेट, एमनियोडेरोन। आपका उसका सीधा ही आंसर है। मैं क्या बोल सकता हूँ आपको, डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। तो विच इज द करेक्ट आंसर? ध्यान से देखिए स्टूडेंट, एंटीडोट पूछा है हिपेरिन का, तो विच इज द करेक्ट आंसर? प्रोटेमाइन सल्फेट। कौन सा आएगा? प्रोटेमाइन सल्फेट। कौन सा आएगा? प्रोटेमाइन सल्फेट इज द एंटीडोट ऑफ द हिपेरिन। अब हिपेरिन क्या है वो पता है? चलो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं हिपेरिन के बारे में। हिपेरिन क्या है स्टूडेंट? द हिपेरिन इज द मेडिकेशन दैट प्रिवेंट द ब्लड लॉस। किसके लिए है? हिपेरिन वन टाइप ऑफ द ड्रग दैट प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट, सॉरी लॉस लिखा है मैंने, ब्लड क्लॉट्स आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट? ब्लड क्लॉट्स आएगा। नेक्स्ट, इट इज द यूजफुल फॉर द आर्टेरियल फिब्रिलेशन। किस किस डिजीज में यूज होता है? तो पहले आर्टेरियल फिब्रिलेशन, दूसरा क्या आएगा? डीप वेन थ्रोम्बोसिस आएगा, डीवीटी, यानी कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस के, पेरिफेरल आर्टेरियल एम्बोलिज्म, पेरिफेरल आर्टेरियल एम्बोलिज्म, और पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट, और ये जो प्रोटेमाइन सल्फेट है किसके अगेंस्ट वर्क करती है? एंटीकोगुलेंट्स इफेक्ट ऑफ द ड्रग्स। किसके अगेंस्ट? एंटीकोगुलेंट जो इफेक्ट रहती है, एंटीकोगुलेटिंग इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग, उसके खिलाफ क्या एक्शन करती है? ये ड्रग एक्शन करती है। तो आई होप आपको पता चला होगा विच इज द एंटीडोट ऑफ द हिपेरिन। इज द करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? प्रोटेमाइन सल्फेट। कौन सा आएगा स्टूडेंट? प्रोटेमाइन सल्फेट। अब हिपेरिन क्या है, वो क्या एक्शन करेगा? हिपेरिन इज वन टाइप ऑफ द मेडिकेशन दैट प्रिवेंट द ब्लड लॉस, सॉरी ब्लड क्लॉट्स। नेक्स्ट, कौन सी चीज में यूज करेंगे हम? आर्टेरियल फिब्रिलेशन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पेरिफेरल आर्टेरियल एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और क्या करेगी ये ड्रग? तो क्या करेगी स्टूडेंट? एंटीकोगुलेटिंग जो इफेक्ट्स है उससे क्या करेगी? उसके खिलाफ एक्शन करेगी। तो चलिए स्टूडेंट पता चल गया। मैंने दो क्वेश्चन पढ़ाए, दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने चाहिए। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या डिस्कस किया? स्ट्रिडोर साउंड के बारे में, विजिंग साउंड के बारे में, चेंज स्टॉक पढ़ा लिया, पॉलिप्निया पढ़ा लिया, इसमें मैंने हिपेरिन पढ़ा लिया, हिपेरिन का एंटीडोट भी पढ़ा लिया। चलिए स्टूडेंट अब आगे बढ़ते हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार है। पेशेंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। पेशेंट एडमिट हो चुका है हॉस्पिटल में, कौन सी कंप्लेन लेके? विद द कंप्लेन ऑफ द नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड द सीवियर एब्डोमिनल पेन।
साइन एंड सिम्टम में पहले देख लीजिए कौन सा आएगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड द लास्ट वन इज द कौन सा आएगा, एब्डोमिनल पेन। Which of the following would be immediately alert the nurse that the patient has bleeding from the GI tract? हमें क्या एक्शन यानी कि इमीडिएटली अलर्ट होना चाहिए एज ए नर्स को, पेशेंट हैज द ब्लीडिंग फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट। पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं पहले, उसके बाद डिस्कशन करते हैं। सीबीसी आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, वायक टेस्ट, तीसरा कौन सा आएगा, वाइटल साइन, या लास्ट वन इसका कौन सा आएगा, एब्डोमिनल गर्थ। चार ऑप्शन दिए रखे हैं मैंने, CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट, सेकंड वन इज द वायक टेस्ट, थर्ड वन इज द वाइटल साइन, लास्ट वन इज द कौन सा आएगा, एब्डोमिनल गर्थ। तो विच इज द करेक्ट आंसर? वो करेक्ट आंसर देखने से पहले हम पहले सोच लेते हैं इसमें क्या है। हैज ब्लीडिंग फ्रॉम द जीआई ट्रैक्ट, क्या आएगा, जीआई ट्रैक्ट में से ब्लीडिंग। अब जीआई ट्रैक्ट में अगर ब्लीडिंग होता है तो क्या होता है वो पहले मैं समझा लेता हूं, उसके बाद आपको आंसर आ जाएगा। टेस्ट करेंगे, क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे फॉर द ऑकल्ट। ऑकल्ट का मीनिंग क्या रहेगा स्टूडेंट, हाइडन। जो भी चीज छुपाई रहती है उसे क्या बोलते हैं, ऑकल्ट या फिर हाइडन बोलते हैं। ब्लीडिंग क्या है, ब्लीडिंग इन वॉमिट और स्टूल, वॉमिट या फिर क्या बोल सकते हो स्टूल में, यानी कि स्टूल में या फिर वॉमिटिंग में क्या देखने को मिलेगा, अगर ब्लीडिंग है या नहीं। कैसी ब्लीडिंग, ऑकल्ट यानी कि हाइडन ब्लीडिंग, जो हमें इजीली हमें दिखाई नहीं देती, तो उसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट का नाम याद रखना स्टूडेंट, कौन सा टेस्ट आएगा, वायक टेस्ट। कौन सा आएगा स्टूडेंट, वायक टेस्ट। तो ऑप्शन में दिया गया है कौन सा टेस्ट, वायक टेस्ट इज द करेक्ट आंसर। कौन सा टेस्ट आएगा, वायक टेस्ट। चलिए दूसरे ऑप्शन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। और आपको क्वेश्चन होगा कि सर वायक टेस्ट है क्या, तो एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में दे देता हूँ वायक टेस्ट के बारे में, तो आपको इजीली आंसर भी आ जाएगा वायक टेस्ट के बारे में। किसके टेस्ट के बारे में, वायक टेस्ट। वायक टेस्ट में क्या करते हैं, प्लेसिंग द फीकल सैंपल, क्या करेंगे, प्लेसिंग ए फीकल सैंपल, जो फीकल मटेरियल रहेगा उसे कहां रखेंगे, ऑन द वायक पेपर। कौन से पेपर पे, वायक जो पेपर रहता है उस पर रखेंगे, और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और इन्वेस्टिगेशन में क्या देखेंगे स्टूडेंट, जो भी स्टूल है या फिर वॉमिट है उसके अंदर ब्लीडिंग, हाइडिंग ब्लीडिंग तो नहीं छुपी ना, अगर छुपी है तो टेस्ट कैसा आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव आएगा। चलिए ऑप्शन में क्या था, सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट, डज नॉट प्रोवाइड द इमीडिएटली रिजल्ट। याद रखना, सीबीसी डज नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिजल्ट, ये कभी भी इमीडिएट रिजल्ट नहीं देता स्टूडेंट, याद रखना। सीबीसी इज द नेवर ट्राई टू कंट्रोल, या फिर इमरजेंसी में उसका रिजल्ट नहीं मिल सकता। एंड डज नॉट ऑलवेज द इमीडिएटली वो होगा ही नहीं। रिफ्लेक्ट द ब्लड लॉस, वो कभी भी रिफ्लेक्ट ब्लड लॉस है या नहीं वो नहीं बता पाएगा, इमीडिएटली तो नहीं बता पाएगा सीबीसी। एब्डोमिनल गर्थ, उसके रिलेटेड तो कुछ आंसर आ ही नहीं सकता, तो विच इज द करेक्ट आंसर मैंने पढ़ाया तो वही था। कौन सा आएगा, कौन सा टेस्ट आएगा स्टूडेंट, वायक टेस्ट। कौन सा आएगा, वायक टेस्ट। अगर आपको एग्जाम में पूछे स्टूल या वॉमिटिंग में ब्लीडिंग है, लेकिन कैसे ब्लीडिंग स्टूडेंट, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऑकल्ट ब्लीडिंग यानी कि हिडन ब्लीडिंग, उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट करेंगे, तो याद रखना स्टूडेंट, वायक टेस्ट। कौन सा स्टूडेंट, वायक टेस्ट। उसमें क्या करेंगे, जो भी फिकल मटेरियल है या फिर वॉमिटिंग है वो कहां पर रख देंगे, प्लेस कहां पर रख देंगे, वायक पेपर पर। उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लैब में हम भेजेंगे। सीबीसी डज नॉट प्रोवाइड द इमीडिएट रिजल्ट, सीबीसी इमीडिएटली रिजल्ट नहीं दे पाता, एंड डज नॉट ऑलवेज इमीडिएटली रिफ्लेक्ट द ब्लड लॉस, जो भी ब्लड लॉस हुआ है उसका भी रिफ्लेक्शन वो तुरंत नहीं कर पाता। चलिए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो पहला इस विच इज द करेक्ट आंसर मैंने बता दिया था, कौन सा था उसका, वायक टेस्ट। एक बार मैंने क्लिक किया है, यस मैं क्लिक कर लेता हूँ जाने की यानी कि आपको पता चले इट इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा, वायक टेस्ट। कौन सा स्टूडेंट, वायक टेस्ट।
चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, दिखा ना स्टूडेंट? ए नर्स इज कैरिंग। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी करिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट। तो चलिए हम टॉपिक पे बढ़ते हैं। A nurse carrying a patient on the pancreatic enzyme replacement therapy should assess them for weight gain, arrhythmias, hypertension या फिर GIT की इरिटेशन। क्या बोल रहा हूँ मैं उसमें? एक नर्स है, कैरिंग कर रही है किसके पेशेंट को? पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी। कौन सी थेरापी आ रही है? पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी शुड बी असेस देम फॉर। अगर कोई सी पेशेंट को पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी चल रही है तो उस पेशेंट को हम क्या असेस करेंगे? वेट गेन असेस करेंगे, हाइपरटेंशन असेस करेंगे, एरिथमियास असेस करेंगे या फिर जीआईटी इरिटेशन असेस करेंगे। चलिए देख लेते हैं। तो पहले तो आपको वो पता होना चाहिए कि पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी इंडिकेशन यानी कि किसको देते हैं। इंडिकेशन यानी कि क्या, किसको देने हैं, किसको जरूरत पड़ती है? हु हैव द लॉस्ट वेट। किसको जरूरत पड़ती है? पेशेंट्स हु लॉस्ट द वेट those with the daily fecal fat excretion। क्या होता है? fecal fat excretion यानी कि ऐसे पेशेंट जिसका वेट क्या है? लॉस द वेट। दोस्त विद द डेली फिकल मटेरियल में क्या देखने को मिलेगा? फैट का एक्सक्रिएशन ज्यादा होता है, एक्सेडिंग टू 7 to 15 ग्राम्स। कितना होता है? 7 से लेके 15 ग्राम तक होता है। और उसका डाइट कितना रहता है? 100 ग्राम। कितना रहता है? 100 ग्राम ऑफ फैट पर डे। कोई पेशेंट है 100 ग्राम पर डे फैट खा रहा है, उसकी वजह से उसके फिकल मटेरियल में क्या आएगा स्टूडेंट? फैट आएगा। कितना आएगा? 7 से लेके 15 ग्राम आएगा। तो उसकी वजह से क्या होता है? तो क्या होता है? वेट लॉस होने की कंडीशन ज्यादा देखने को मिलेगी और उस पेशेंट में सिम्टम एक देखने को मिलेगा, स्टीटोरिया। ये बात याद रखना। कौन सा? स्टीटोरिया। अब स्टीटोरिया का मीनिंग क्या? फैट प्रेजेंट इनटू द स्टूल। क्या प्रेजेंट रहती है? फैट प्रेजेंट इनटू द स्टूल। तो इजीली आंसर आपको पता चल गया विच इज द करेक्ट आंसर। इंडिकेशन क्या है? ऐसा पेशेंट जिसका वेट क्या होगा? लॉस होगा, उसके स्टूल में क्या देखने को मिलेगा? फैट देखने को मिलेगा, स्टीटोरिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। ऐसे पेशेंट को हम क्या देंगे? पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरापी। ऑलरेडी पेशेंट का वेट लॉस है, अगर पेशेंट को क्या करना है? वेट बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें कौन सा साइन बेटर रहेगा? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वेट तो लॉस ही है ना, उसके लिए तो हमें दे रहे हैं क्या? पैंक्रियाटिक एंजाइम रिप्लेसमेंट, यानी कि वेट गेन इज द करेक्ट आंसर। हाइपरटेंशन कुछ रिलेटेड नहीं है, जीआईटी भी रिलेटेड नहीं है, एरिथमिया तो हार्ट के लिए रिलेटेड है, इसलिए वो भी जरूर नहीं है। तो याद रखना, हु हैज द लॉस द वेट, दोस्त विद द डेली फिकल में क्या प्रेजेंट रहेगा? फैट एक्सक्रिएशन। कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 7 to 15 ग्राम्स। ऐसा पेशेंट क्या खाते हैं? डेली 100 ग्राम ऑफ फैट खा रहे हैं, उसकी वजह से उनके स्टूल में क्या देखने को मिलेगा? फैट। अगर स्टूल में फैट प्रेजेंट है तो उसे क्या बोलते हैं? स्टीटोरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? स्टीटोरिया। तो पता चला। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इन द अल्कोसिस। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी कौन से पेशेंट में? अल्कोलिसिस। अल्कोलिसिस यानी कि जो भी अल्कोहलिज्म वाले पेशेंट रहता है वो। याद रखना, अल्कोहलिज्म पेशेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्रॉनिक, क्या बोल रहा हूं? क्रॉनिक अल्कोहलिज्म, जो भी ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं, कॉमनली रिजल्ट इन
commonly result in thiamine deficiency। बहुत पूछा गया है एग्जाम में, याद रखना। जो भी अल्कोहलिज्म के पेशेंट है उसमें किसकी डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी, तो किसकी आएगी, थियामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। एंड अदर सिम्टम ऑफ द मालन्यूट्रिशन, एंड अदर सिम्टम ऑफ क्या देखने को मिलेंगे, मालन्यूट्रिशन। तो पता चला करेक्ट आंसर, आपको सीधा ही पता चल गया है, थियामिन इज द करेक्ट आंसर। कौन सा आएगा, थियामिन। द मोस्ट कॉमन डेफिशिएंसी सीन इनटू द अल्कोहलिक्स, कौन सा आएगा, कॉमनली रिजल्ट इनटू द थियामिन डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी। और अदर सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, मालन्यूट्रिशन के। चलिए स्टूडेंट आगे का क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने जो दिख रहा होगा, विच सब्सटेंस, कौन से सब्सटेंस की बात हो रही है, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस। ऑप्शन ए कैफीन, जिसमें कंटेनिंग द ड्रिंक सच एज द कॉफी एंड द कोला, बीट्स, या फिर यूरिनरी एनाल्जेसिक, या फिर लास्ट वन इज द नन ऑफ द अबव। तो विच इज द करेक्ट आंसर। तो आपको नाम से ही पता चल गया है इस कौन से सब्सटेंस की वजह से जो हमारा यूरिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। तो याद रखना स्टूडेंट, कैफीन प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट, अगर कैफीन प्रोडक्ट्स हम ले रहे हैं तो उसकी वजह से जो यूरिन आउटपुट है वो क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरिन आउटपुट हमारा बढ़ जाएगा। यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा तो उसकी वजह से नोजिया, वॉमिटिंग, नहीं सॉरी, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इतना तक ही रखिए। और किसकी वजह से, कैफीन के इंटेक की वजह से। और कैफीन में क्या आएगा, कॉफी भी आ सकता है, कोला भी आ सकता है। तो विच इज द करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, कैफीन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, बहुत इजी है, वो तो सबको आता होगा। मेडिकेशन यूज्ड फॉर द नोजिया एंड द वॉमिटिंग, कौन सी मेडिकेशन यूज करेंगे नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए, उसे क्या बोलता है। तो पहले एनाल्जेसिक क्या है, पहले वो ही बता दो। एनाल्जेसिक क्या है स्टूडेंट, इट्स द पेन किलर, पता है ना, एनाल्जेसिक पेन किलर। एंटीपायरेटिक किसके लिए होती है, फीवर के लिए, टेम्परेचर को कम करने के लिए होती है। एंटी इमेटिक्स किसके लिए होती है, इजीली आपको पता ही होगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए। और एंटीबायोटिक किसके लिए होगी स्टूडेंट, इन्फेक्शन, किसके लिए सर, इन्फेक्शन। तो उसमें क्या पूछा है, नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए कौन सी आएगी स्टूडेंट, एंटी एमेटिक्स इज द करेक्ट आंसर। आपको सबको ही पता है, एनाल्जेसिक किसके लिए, पेन के लिए, एंटीबायोटिक्स फीवर के लिए, एंटी एमेटिक्स वॉमिटिंग के लिए, या फिर एंटीबायोटिक्स किसके लिए आएगी स्टूडेंट, इन्फेक्शन के लिए। चलिए फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, किसका लेवल पूछा है, नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल इज द मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। 2.5 से 3.5, 3.5 से 5, 5.5 to 6.5, या फिर 6.5 to 7.5। विच इज द करेक्ट आंसर। इजीली मैं आपको आंसर बोल ही लेता हूँ। 3.5 से कितना होगा, 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। याद रखना स्टूडेंट, बहुत पूछा है एग्जाम में। व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ द पोटेशियम लेवल, तो कितना आएगा, 3.5 से लेके कितना आएगा, 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो पता चला स्टूडेंट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पता चला होगा। मैंने 8 MCQ सॉल्व किए करवाए हैं F1 सब्जेक्ट से रिलेटेड। अभी भी आपको कुछ डाउट है तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। और आज का लेक्चर कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बोलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू ऑल स्टूडेंट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।